देखिए, हमें तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम तो हो गया है, लेकिन है कि अगर आप किसी को भी अगर अपनी फैमिली को आगे एक जनरेशन, ऐसा कहते हैं कि कोई एक बंदा निकलता है अपनी फैमिली से जो अपनी जनरेशन को आगे ले जाता है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप वो बनिए जो देख रहा है उसे। इसलिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, पक्का निकलेंगे आप लोग कभी भी। अपना एक लक्ष्य पाना है, जी जी तब उसे इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना होगा। जी 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 अगर वो अन्यत्र चीज़ों में लग जाएगा तो उससे वो अपना पढ़ाई करता रहेगा, अपना भी समय बर्बाद कर रहा है, अपनी फैमिली का भी समय बर्बाद कर रहा है। 10+2 तक बच्चे को केयर आप कर ले गए, उसके नेचर के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर कैसा जा रहा है कि तो वो हमेशा सफलता पाएगा ही पाएगा। लेकिन अगर आप केयर से बच्चों से दूर रहे और उनके ऊपर छोड़ दिए तो गलत रास्ता पकड़ सकते हैं। इसलिए संगत का प्रभाव बहुत ज़्यादा बच्चों पर होता है। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आ गया हूं प्रतियोगी छात्र के बीच में। हमें अपने जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो छात्र हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका हमको ध्यान रहता है। इसलिए कोशिश करता हूं कि सप्ताह में कम से कम 2 साक्षात्कार मैं लेकर आऊं। और वो दिन आज से मैंने नियत किया, शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे, ये 2 दिन शाम को 7 बजे के लगभग मैं अपना पोस्ट कर दूंगा। उसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं अंकित तिवारी जी। अंकित तिवारी जी के बारे में मैं बता दूं कि आप इस समय प्राथमिक शिक्षक के पद पर हैं। इसके पहले 2018 में आप दरोगा बन चुके हैं। आप यूपीएसआई हुए हैं, रेलवे में भी आपका चयन हो चुका है और वर्तमान में चकबंदी अधिकारी के पद पर आपका चयन हुआ है, एसीओ जिसको कहते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामना आपको अयोध्या दर्पण की तरफ से। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जी जी कि ऐसे कई वीडियोस मैंने देखे हैं इससे पहले, जिसमें हम सोचते थे कि मेरा भी कभी ऐसा इंटरव्यू हो। जी जी तो आज मौका मिल रहा है मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जैसा कि पहले औपचारिकता होती, आप अपना जो है पारिवारिक परिवेश, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकारी दें। जी, मेरी फैमिली में मेरे दादा और उनके बाद मेरे पापा और उनकी पूरी फैमिली, जिसमें मेरे दादा एक सहायक टीचर से रिटायर हुए हैं, मेरे पापा आर्मी से रिटायर हुए हैं। उसके बाद मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरी एक छोटी बहन है जो अभी पढ़ाई कर रही है, और मैं हूँ। एजुकेशन जर्नी के बारे में ज़रा आप बता दिए सबको। एजुकेशन मतलब आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? मैंने अपनी 10th एंड 12th KVMC लखनऊ, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स फिजिक्स किया हूँ, BSc ऑनर्स फिजिक्स, सॉरी। एंड उसके बाद से मैं अपने तैयारी में लग गया था। जो 2014 से मैं BTC के साथ साथ तैयारी भी अपना कर रहा था अलग से। 2017 में मेरा BTC पूरा हुआ। BTC पूरा होने के बाद 2018 में मेरा 3 वैकेंसीज़ में हुआ था, जिसमें UPSI 2016 वैकेंसी में SI पद पर, RRB NTPC 2016 में असिस्टेंट मास्टर के पद पर, और 2018 में ही मेरा टीचर में भी हुआ था, जिससे मैं भी 2018 से 2022 तक कार्यरत हूँ। और इस वक्त मेरा लोअर BCS में सहायक चकबंदी अधिकारी पर सिलेक्शन हुआ है। ये बताएं कि एक धमक वाला पद था, दरोगा वाला, बहुत अच्छा पद था, उसको क्यों आपने छोड़ा? क्यों आपने मास्टर ही क्यों बने रह गए? मुझे पहले से पता था कि मेरा जो अल्टीमेट एम है वो एक अधिकारी बनना है, खासकर प्रशासनिक अधिकारी। इसमें मैंने ये पाया कि प्राइमरी टीचर के तहत मैं अपना ज़्यादा समय दे पाऊँगा अपनी पढ़ाई में। इसलिए मैंने अपना UPSI को कुछ छोड़ने का सोचा, मैंने कि उसे छोड़ दिया जाए और प्राइमरी टीचर ज्वाइन किया जाए। ये बताइए कि जो आपने पहले देखिए असफलता भी कुछ लगी, कुछ परीक्षा ऐसी दी होंगी जिसमें असफल भी रहे होंगे आप, तो इसमें मैं ख़ास तौर पर 2 एग्ज़ाम का जिक्र करूँगा। मैंने कुछ टाइम के लिए CGL का भी प्रयास किया था, लेकिन उसमें असफल रहा हूँ। और एक वैकेंसी आई थी होम मिनिस्ट्री के थ्रू IB का, IB में ACIU2 का, जिसमें मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया था। उसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं इंटरव्यू से ही बाहर हुआ, क्योंकि मेरे नंबर रिटर्न में काफ़ी अच्छे होंगे, नंबर उसमें बताए जाते नहीं हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि मैं वहाँ से भी इंटरव्यू स्टेज से ही बाहर हुआ हूँ। चलिए, आप CGL की तैयारी करें, आपको सिलेक्शन वहाँ नहीं हो पाया, आप उससे भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का पद पा गए। लेकिन एक मैं जानना चाहूँगा कि आप में क्या ऐसी कमी रही जो उसमें आपका चयन नहीं हो पाया? मेरी IB में ख़ास तौर पर मेरा पहला इंटरव्यू था मेरे जीवन का, एक कहा जाए तो पहला इंटरव्यू था, जिसमें मेरी इंटरव्यू स्टेज की जब शुरुआत हो रही थी IB में, तो पहले ही दिन ही मेरा इंटरव्यू हो गया था, बढ़ गया था। और जिसमें
मेरी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई थी उसमें, क्योंकि रिजल्ट और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मेंस का रिजल्ट और इंटरव्यू में टाइम नहीं, बहुत कम टाइम मिला था। तो ना मैं मॉक इंटरव्यू दे पाया, ना तैयारी कर पाया ढंग से, इसलिए मेरा इंटरव्यू पूरा अच्छा नहीं गया था। और सीजीएल में मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, सीजीएल में कहा जाए तो। और मैं 4 बार तो एसएसबी भी दिया हूँ आर्मी का, वहाँ पर भी असफल हुआ असफल प्राप्ति हुई है। लेकिन कोई घबराने की कोई बात नहीं है, घबराया नहीं है और प्रशासनिक तैयारी करता रहा मैं। अभी जो मिला है सबसे अच्छा है, आगे जो सबको मिलेगा वो अभी तैयारी करते रहें, जो जिनको नहीं मिला है। क्या आपका सफ़र अभी जारी रहेगा कि माना जाएगा बस इसके बाद आप संतुष्ट हो गए अपने लाइफ से? संतुष्टि किसी भी जीवन में आना एक ठहराव हो जाता है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा अच्छे के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मेरा भी अभी संतुष्ट अभी नहीं हूँ और मैं तैयारी करता रहूँगा जब तक मैं एसडीएम या यूपीपीसीएस के थ्रू एसडीएम या यूपीएससी के थ्रू एसडीएम ना बन जाऊँ। तो यूपीएससी की तैयारी अभी आप करेंगे? अभी एक को अटेम्प्ट आपने दिया है? मेरा यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन उसमें तैयारी नहीं थी, 2016-2017 की यूपीएससी की। और पीसीएस का इस बार का मेंस में दिया हूँ, इससे पहले भी 2 बार मेंस दे चुके हैं आप? जी, इस बार का 2022 का मेंस दिया हूँ, इससे पहले भी 2 बार मेंस दे चुका हूँ यूपी पीसीएस में। इस बार का रिजल्ट आने वाला है, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए, मेंस आपने सिविल में सब्जेक्ट क्या रखा था? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और सब जीएस तो सबका सेम रहता है। ग्रेजुएशन क्या था आपका? बीएससी ऑनर्स फिजिक्स ग्रेजुएशन में। लीजिए साहब, आप साइंस ग्रुप के थे, ज्योग्राफी कैसे आपने चूज कर लिया? ऐसा कुछ है नहीं कि एकेडमिक जो आपने पढ़ा और ऑप्शनल का कोई मैचिंग हो, जिसमें जिसको जो इंटरेस्ट आ जाए उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए उसे। मेरा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आ गया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि पढ़ने में, तो मेरा ऑप्शनल वही ठीक रहेगा। अच्छा, तैयारी की शुरुआत कब से कर देनी चाहिए हर प्रतियोगी छात्र, जो आजकल के समय कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, कि कब से तैयारी की शुरुआत होनी चाहिए, इसके बारे में ज़रा बताएं। तैयारी की शुरुआत तो आजकल तो इंटरनेट का ऐसा ज़माना है कि बच्चे जो 10th और 12th के बच्चे हैं वो भी अब मतलब कंफर्म कर ले रहे हैं कि उन्हें क्या करना है आगे जाकर, वो उसी अनुसार से में तैयारी भी करते हैं। कई बच्चे ऐसे मिले जो आईआईटी से पढ़ के अब प्रशासनिक अधिकारी हो चुके हैं। तो तैयारी के सही बताएं तो कोई समय नहीं होता, पर है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ मैच्योरिटी आ जाए, तब आप तैयारी में अपने आप को देख लें कि हाँ मुझे तैयारी आप शुरू करनी है। इसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है बीए बीएससी स्नातक का, वो तो ज़रूरी है। उसके बाद अपना तैयारी आप शुरू कर दीजिए। कोचिंग और सेल्फ स्टडी में, दोनों में आप क्या मानते हैं? कोचिंग की इम्पोर्टेंस है या सेल्फ स्टडी ही सफिशिएंट है? आज का टाइम में इंटरनेट के ज़माने में सब कोचिंग का जो वैल्यू है वो थोड़ा स्तर तक कम कर दिया है। अब आपको इंटरनेट से चाहें तो आप कुछ भी सब कुछ मिल जाता है, तो आप बिना कोचिंग करे ही अगर आप लगन से डिसिप्लिन होते हुए तैयारी करेंगे तो आपको पक्का है कि कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं खुद एग्जांपल हूँ, मैंने बिना किसी कोचिंग के। लेकिन एक चीज़ और है सर, कि जैसे आप इंटरनेट से मिल सब कुछ जाता है, लेकिन इंटरनेट में मैंने देखा बिजली चोरी करने के तरीके भी बताए जाते हैं। अब जब देखिए तैयारी जो कर रहा है बच्चा, जी, अगर उससे अपना एक लक्ष्य पाना है, जी, तब उसे इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना होगा। जी। अगर वो अन्यत्र चीज़ों में लग जाएगा तो उससे वो अपना पढ़ाई करता रहेगा, अपना भी समय बर्बाद कर रहा है, अपनी फैमिली का भी समय बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए फोकस होना पड़ेगा पढ़ाई में। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि पढ़ने में आप एवरेज रहे या टॉपर रहे? मैं एवरेज रहा हूँ, मैं 10th से ही एवरेज रहा हूँ। मुझे कोई ना कभी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई के लेकर मुझे कभी कुछ मतलब अवार्ड मिला हो या कुछ हो। मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और उसी का एवरेज को ही अभी भी लग रहा है कि अब उसमें निकाल ले जाऊँगा। कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका टॉपर होना ही ज़रूरी है प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए। देखिए, सिविल में आप प्री तो आप की पकड़ आपकी बन चुकी है, आपने मीन्स दिया है, अभी इंटरव्यू तक नहीं पहुँचे हैं जी। तो ये बताइए कि प्री के बारे में तो पूरा आपको है ही है, कि प्री की तैयारी करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई? प्री के लिए बस बेसिक स्ट्रेटजी यही रहेगी कि आप सीमित किताबें पढ़ें, बस सीमित किताबें पढ़ें और स्टैंडर्ड किताबें पढ़ें, और कुछ नहीं है। आप जितना भटकेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी तैयारी से लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। इसलिए सीमित किताबें, बार बार रिवीजन। देखिए, जीएस का बहुत बड़ा महत्व होता है,
प्री में स्पेशली, और उसमें भी करंट का बहुत बड़ा महत्व होता है। करंट के लिए कौन सी मैगजीन आपने फॉलो की, या जीएस की तैयारी के लिए क्या क्या आपने बुक्स फॉलो की, दोनों के बारे में बताइए। अब देखिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस अब दोनों सेम हो गया है, तो इसलिए दोनों को कंबाइन करके ही पढ़ाई करना चाहिए। अगर आप प्रशासनिक के लिए पढ़ रहे हैं तो जीएस के लिए तो वही बेसिक स्टैंडर्ड किताब, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न में स्पेक्ट्रम है, एंसेंट मिडाइवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th, और मेरा ऑप्शनली ज्योग्राफी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, और इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड और जो अदर जो कुछ टॉपिक्स रहेंगे आईआर और सोसाइटी के, इसके लिए आप अपने करंट के साथ अपने जुड़े रहिए। करंट के लिए जैसे सिलेबस दोनों को सेम हो चुका है, इसलिए मैंने करंट के लिए विजन का मैगजीन, मैंने मंथली मैगजीन उसे पढ़ा है। साथ में कुछ इस यूपी के स्पेशल मैगजीन आती हैं, घटना चक्र और घटनासार, मैंने उसको पढ़ा है बस। नहीं तो ये बताइए कि आप मीडियम का कुछ, आपके उस मीडियम का कोई असर होता है? ऐसा कुछ नहीं है, मीडियम का कुछ असर नहीं होता। आप कंटेंट अच्छे रखिए आंसर में, और लिखनी, अपनी जो लेखनी है उसे तो सुधारिए, और आपको पक्का सफलता मिलेगी। अच्छा, ये बताइए कि जो वनडे एग्ज़ाम होता है, आपने सीजीएल भी दिया है, हालांकि सीजीएल में सफलता आपको नहीं मिली, उससे ज़्यादा कुछ आपको मिल गया जो आपने सोचा था। तो जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल का मतलब केंद्र की जो परीक्षाएं होती हैं और स्टेट की जो होती हैं आपके, इसमें प्रश्नों में क्या अंतर होता है? प्रश्नों में काफ़ी अंतर है। जैसे अगर करंट कहीं देख लिया जाए, अगर सेंट्रल एग्ज़ाम देंगे तो सेंट्रल में आपका खास तौर पर करंट का जो एरिया होता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया जाता है, और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। फिर यूपी के पेपरों में आपका आजकल ट्रेंड हो रहा है कि देखा जा रहा है, पहले तो नहीं था लेकिन अब हो रहा है कि यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स काफ़ी आ रहा है, तो ये एक अंतर आता है। दूसरा है कि अभी अगर यूपीएससी की बात करें तो उसमें एनालिटिकल और अप्लाइड जो क्वेश्चंस हैं, इसमें आप अपना खुद का माइंड का यूज़ कर सकें, वो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यूपीपीसीएस में सिलेबस से ही उठाकर क्वेश्चन डाल दिया जाता है, ये सिलेबस के ही टॉपिक उसको ले लेकर उसको डाल दिया जाता है, तो ज़्यादा आसान पड़ जाता है यहाँ पर कि एक अगर यूपीपीसीएस तैयारी की जाए तो। ये बताइए कि आप यूपी के एग्ज़ाम में एक पेपर हिंदी का ज़रूर होता है जी। तो आप इंग्लिश मीडियम के रहे हैं, इंग्लिश नहीं मैथ के रहे हैं, इंग्लिश मीडियम कहा जाएगा उसको, आप पीसीएम ग्रुप से रहे हैं, तो ये बताइए कि हिंदी के लिए आपने कौन सी बुक फॉलो की? हिंदी के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। एस कुमार की और साथ में गणना चक्र की भी कुछ बुक्स आती हैं, पतली होती हैं, अगर उसे आप पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। उसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली लेने की बात नहीं होती, अगर वही बुक पढ़ लिया जाए तो 100 नंबर आपके 150 में से लगभग हो जाते हैं। और लेकिन है कि पढ़ना पड़ेगा कुल मिला, लेकिन उसको भी बुक भी अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी, उसको भी टाइम देना पड़ेगा उसको भी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनके हिंदी बैकग्राउंड से तो होते हैं लेकिन हिंदी पे पकड़ नहीं होती। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, उनको हिंदी, इसलिए वो हिंदी पढ़ते हैं क्योंकि पेपर तो है ही साथ में, लेकिन है कि अगर उनको अच्छा पद चाहिए, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, जो अच्छे पद हैं तो उनके उसके लिए भी उस पर पकड़ जरूरी है। तो आप ये 2 बुक्स अगर फॉलो करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें वो निकल जाएगा आपका। आज के समय में प्लान बी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत टफ होती जा रही है, धीरे धीरे पद भी बहुत सीमित होते जा रहे हैं, सबको मिलना संभव नहीं। तो प्लान बी के बारे में आपका क्या कहना है? प्लान बी को मैं अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं प्लान बी रखकर ही तैयारी करता रहा, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि प्लान बी रख पाएगा नहीं रख पाएगा, अगर उसके साथ कर पाए नहीं कर पाएगा। मैंने तो अपना करके दिखा दिया है। अगर वो हर बच्चा अगर सोचे ऐसा कि क्या कर सकता है, अभी फैमिली को भी देखनी है, अगर वो जैसा भी सिस्टम उसका है, तो अगर उसके तहत अगर वो सोचेगा तो वो प्लान भी कोई ऐसा कुछ हिंड्रेंस नहीं पैदा करता कि प्लान भी अगर आप रात में चलेंगे, अगर उसमें हो जाता है आपका, तो वो आपके आगे तैयारी में भी हिंड्रेंस पैदा करेगा। वो बच्चे के निकाल लेता है अपना स्ट्रेटेजी। वो देखिए, स्टडी में आपकी रुचि है तो प्रामाणिकता आपने सिद्ध कर दिया, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके अलावा भी कोई रुचि है आपकी? मेरा क्रिकेट में थोड़ा सा रुचि है, साथ में चेस में भी थोड़ा सा रुचि है। जो चीज़ आपने बताया यहाँ खिलाया भी नहीं जा सकता। अभी गाने की बात करते, बजाने की बात करते, कहते भैया को सुना दीजिए, कविता की बात करते। चलिए, बड़ी खुशी की बात हुई। ये बताइए कि एक मैसेज कन्वे कर दीजिए, जितने छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज अपनी तरफ से कन्वे कर दीजिए।
देखिए, हमें तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम तो हो गया है, लेकिन है कि अगर आप किसी को भी अगर अपनी फैमिली को आगे एक जनरेशन, ऐसा कहते हैं कि कोई एक बंदा निकलता है अपनी फैमिली से जो अपनी जनरेशन को आगे ले जाता है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप वो बनिए जो देख रहा है उसे। इसलिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, पक्का निकलेंगे आप लोग कभी भी। देखिए, आप हैं अंकित तिवारी जी। आपका कहना है कि मीडियम का कोई असर नहीं होता है, ना आप साइंस ग्रुप के हों, सब्जेक्ट के, तो खाली पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। खाली आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और निश्चित रूप से ही आप सफल होंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं अंकित जी, आपने समय दिया हमको, धन्यवाद सर। और आप भी देखते रहिए अयोध्या दर्पण। अंकित जी के पिताजी हैं, डिफेंस से हैं, ज़रा बात करना चाहेंगे हम। आप अंकित जी के पिताजी हैं और आप डिफेंस में हैं। डिफेंस एक अनुशासन के लिए माना ही जाता है। सर, सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना, बच्चा आपका सफल हुआ। थैंक्स सर। आपको अपना नाम तो बताया नहीं। दिनेश कुमार तिवारी। अरे वाह, मेरा नाम आपका नाम सेम है। चलिए ठीक है सर। ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाने के लिए, जैसे आप डिफेंस की तरफ क्यों नहीं ले गए बच्चे को? डिफेंस तो आपकी अपनी पसंदीदा है और एक अनुशासन माना जाता है वहाँ के लिए। अरे अनुशासन तो हर जगह है, अनुशासित अगर हूँ अगर आपको, लेकिन आप डिफेंस की तरफ बच्चे क्यों नहीं ले गए? क्यों आप इधर ले गए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? नहीं, परिवार में अकेले थे और इनकी हमेशा रुचि रही है कि अगर आर्मी में होते हैं, डिफेंस में होते हैं तो अधिकारी हैं। और उसके लिए इन्होंने 2 बार SSB जो है क्वालिफाई किया है और बोर्ड से आउट हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जो है BTC की इन्होंने किया। BTC के बाद जो है इसमें टीचर हुए। जी जी। और यही जो अपना मेहनत परिश्रम बहुत ज़्यादा करते हैं। इनकी जब 20 में शादी हुई, उसके बाद जिस तरह से इनका हमने शादी भी कर चुके हैं बच्चे? हाँ, इनकी शादी भी हो चुकी है, एक लड़का भी हुआ अरे है। वाह वाह वाह। जी जी। और लेकिन हमने ये देखा कि शादी होने के बाद आज की जनरेशन, हमने जो 30 साल का अनुभव देखा कि बच्चों का जो हो जाता है, पढ़ाई से अलग हो जाते हैं, अपने परिवार में हो जाते हैं। लेकिन उन्हें जो पढ़ाई का स्तर अपने लिए चयनित किया वो अनोखा ही रहा इनका। और बहुत परिश्रम किए, उसका परिणाम मिला इनको। इससे मुझे खुशी है और जितना आगे बढ़े उतना खुशी हमें रहेगी। आज के समय में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक मैसेज कन्वे कर दीजिए अपनी तरफ से। हम यही करते हैं कि बच्चों को, जैसे पेरेंट अगर नॉलेज है तब तो अपना नॉलेज का प्रयोग करें, और नॉलेज अगर नहीं है तो केयर करके बच्चों जरूर करें। अगर 10+2 तक बच्चे को केयर आप कर ले गए, उसके नेचर के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर कैसा जा रहा है कि तो वो हमेशा सफलता पाएगा ही पाएगा। लेकिन अगर आप केयर से बच्चों से दूर रहे और उनके ऊपर छोड़ दिए तो गलत रास्ता पकड़ सकते हैं। इसलिए संगत का प्रभाव बहुत ज़्यादा बच्चों पर होता है। अयोध्या दर्पण से आपने बात की, इसलिए ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।